और हरिऔध जी को पढ़ते हैं, उपाध्याय जी को पढ़ते हैं आज। उनकी जो जीवनी है, उनका जो साहित्य है, वो किस प्रकार का रहा है, क्या विशेषताएं रही उनके साहित्य में, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में। थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय 15 अप्रैल 1865 को जन्मे और 16 मार्च 1943 को इन्होंने अंतिम श्वास ली। कौन सी डेट है? 16 मार्च। आज क्या है? 17 मार्च, मतलब कल उनकी पुण्यतिथि थी। अगर हमारी कल क्लास होती तो हम जो उनकी पुण्यतिथि एक तरीके से मना रहे होते। 16 मार्च 1947 देश आजाद हुआ, उस साल इन्होंने अंतिम श्वास ली। हिंदी के कवि, निबंधकार और एक संपादक की हैसियत से ये अपनी पहचान रखते हैं हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1924 में जो हुआ था, जो 14वां सम्मेलन था, उस 14वें सम्मेलन के सभापति के रूप में भी इन्होंने काम किया और इसी सम्मेलन के द्वारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है वो हर साल ये सम्मेलन करवाती थी पहले। उसके बाद में एक नियत काल तय कर दिया गया, कभी 4 साल के बाद होता था, कभी 5 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद। इस तरीके से काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया जाता था। ध्यान रखना, ये जो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो अलग है और ये अलग है, तो उसके साथ में कंपेयर मत कर देना। तो 1924 में जो 14वां इसका अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसके सभापति थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और सम्मेलन के द्वारा इनको विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था और इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया हिंदी साहित्य में वो है प्रिय प्रवास की रचना। प्रिय प्रवास के कारण हरिऔध जी को एक तारांकित लेखक, रचनाकार के रूप में जो है याद किया जाता है। क्या भाषा है प्रिय प्रवास की? खड़ी बोली। हालांकि हम आगे की स्लाइड में पूरा प्रिय प्रवास के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको अभी बता देता हूं जब इनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रिय प्रवास के कारण इनकी खास पहचान है हिंदी साहित्य की दुनिया में। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इसको माना गया है। हालांकि आचार्य शुक्ल इसको न तो महाकाव्य मानते हैं न खंड काव्य मानते हैं, मात्र इनको एक रचना के रूप में देखते हैं और इसी रचना पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्रदान किया गया। करेक्ट। प्रिय प्रवास पर प्रारंभ में उपाध्याय जी का ध्यान संस्कृत की ओर रहा और संस्कृत और ब्रज भाषा में रचनाएं लिखा करते थे। ब्रज भाषा की उस समय जो सबसे प्रमुख काव्य शैली थी समस्या पूर्ति, उसकी तरफ इनका ध्यान ज्यादा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खड़ी बोली का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था द्विवेदी काल में, ये उस और भी प्रवृत्त हुए। अब ये खड़ी बोली में रचनाएं लिखने लगे, खड़ी बोली को अपने रचना क्षेत्र में उतारने लगे और उसी का परिणाम था प्रिय प्रवास के रूप में एक शानदार काव्य रचना लिखी। एक नई दृष्टि के साथ में, नई भाषा में, नए तेवरों के साथ में उन्होंने जो है कृष्ण कथा को प्रस्तुत किया लोगों के सामने। नई दृष्टि थी, नया साहित्यिक तरीका था उनके पास में और एक नई भाषा में जो अभी विकसित हो रही है, जो अभी डेवलप हो रही है, जिसको विकसित करने का काम सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्हीं के समकालीन द्विवेदी जी कर रहे थे। और द्विवेदी जी की ही प्रेरणा थी कि हरिऔध ने प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा। और हरिऔध जी के अलावा असंख्य ऐसे लेखक रहे, रचनाकार रहे हैं जिन्होंने खड़ी बोली को माध्यम बनाया अपनी रचना विधि का। उनकी जो खड़ी बोली है उसमें उर्दू भाषा और छंदों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। उर्दू भाषा क्यों देखने को मिलती है, इसके पीछे सीधा सा कारण है, एक लंबे समय तक उर्दू जो है वो राजभाषा के तौर पे कामकाज कर रही थी और जनरल सी बात है, जब लोक में उस भाषा का प्रभाव होगा, साहित्य में भी वो चीज जरूरी आ जाती है। उर्दू का प्रभाव लोक में था, उस लोक के प्रभाव के कारण ही उपाध्याय जी जो है इस
भाषा को अपने साहित्य की भाषा के शब्दावली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के छंदों का भी ये प्रयोग करते हैं। ये भी एक गजब की बात है। इसके पीछे भी रीजन क्या है? जब जन भाषा के तौर पे, जब एक राजभाषा के तौर पे उर्दू का 400-500 साल लगातार प्रयास किया गया उसको एक भाषा के रूप में विकसित करने के लिए, उसकी शब्दावली लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी, और ऐसी स्थितियों में लोग भी उर्दू के साहित्य से या उर्दू की रचना विधि के आधार पर तत्कालीन भाषाओं और बोलियों के साहित्य में थोड़े बहुत कंफर्ट फील करते थे, असहज महसूस नहीं करते थे, न उर्दू भाषा के साथ, न उर्दू के छंदों के साथ, न उर्दू की कविता के साथ। एक तरीके से जो है, जिसको हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब या गंगा जमुनी संस्कृति, दो भिन्न भिन्न धर्म, संस्कृति और भिन्न भिन्न भाषाओं की संस्कृति वाली जो बात करते हैं, वो बात असल में लोक में दिख रही थी, और उसका प्रभाव होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य शैलियों पर, काव्य भाषा पर। तो इनकी खड़ी बोली ऐसी है जिसमें उर्दू की शब्दावली भी है, उर्दू के छंद भी इनकी जो है रचनाओं में, जहाँ पर ये मुक्तकों में रचना करते हैं, वहां पर उर्दू के छंदों का भी प्रभाव साफ साफ तौर पर देखने को मिलता है। जैसे गजल हो गई, रुबाई हो गई, ये नुक्ता हो गया, ये सारे के सारे क्या है? उर्दू के अलग अलग छंद हैं। इन छंदों का प्रभाव भी हरिऔध की रचनाओं पर देखने को मिलता है। 1947 16 मार्च कल का दिन था, 1947 का वर्ष था। निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। प्रिय प्रवास क्या है, जो कि उपाध्याय जी की एक तरीके से देखा जाए तो यश और कीर्ति का आधार ग्रंथ है। हालांकि कई सारी रचनाएं लिखी है, लेकिन इन रचनाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ना, तकरीबन 20-25 के आसपास इनकी कुल रचनाएं हैं। उन 20-25 रचनाओं में प्रिय प्रवास अपने आप में महत्वपूर्ण है। कब हुई इसकी रचना? 1914 में। 1914 में प्रिय प्रवास की रचना हुई, और इसमें कुल 17 सर्ग है। कितने सर्ग है? 17। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहला खड़ी बोली का जो है महाकाव्य है, इस वजह से इसको कई बार पूछा जाता है। दरअसल ये महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि किस प्रकार का काव्य है, इस पे बहुत लंबा चौड़ा वाद विवाद चला है। शुक्ल जी जैसे जो है एक तरीके से आलोचक, वो इस रचना को न तो महाकाव्य में मानते हैं, प्रबंध काव्य में मानते हैं, न ही खंड काव्य में मानते हैं। किसी प्रकार से इसको जो है एक स्थान नहीं देते हैं, वो मात्र इसको एक रचना के तौर पे देखते हैं। इसके पीछे कारण है, क्या बोलते हैं वो आगे हम जानने वाले। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, और इसमें राधा और कृष्ण के वियोग को एक नए तरीके से, एक नई दृष्टि के साथ में प्रस्तुत किया गया। वो नई दृष्टि क्या है? क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों ही अलौकिक चरित्र है, और जब अलौकिक चरित्रों को कोई रचनाकार अपनी रचना में प्रस्तुत करता है, तो उनके क्रिया विधान, उनका जो है क्रियाकलाप, उनका क्रिया व्यवहार, सब कुछ अलौकिक अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। उपाध्याय जी ने इस रचना में, प्रिय प्रवास में, इन अलौकिक चरित्रों को बुद्धि संगत तरीके से प्रस्तुत किया है। यहाँ संगत लिख दिया है, संगत है, ठीक है। बुद्धि संगत तरीके से प्रस्तुत करने का मतलब क्या है? जब इनको अलौकिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज को मानते नहीं है, या फिर उसको अतिशयोक्ति कहकर टाल देते हैं। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ये प्रश्न चिन्ह लगाकर छोड़ देते। और जब ऐसा हुआ हुए है या फिर नहीं हुआ है, इस पे प्रश्न चिन्ह हम लगा देते हैं, तो उस चरित्र का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर थोड़ा कम हो जाता है। अगर कोई ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया जाता है काव्य, किसी काव्य रचना में, जो हमारे आसपास का है, जिसका क्रियाकलाप, जिसके व्यवहार हमारी तरीके के हैं, जिसकी जो है सोच हमारे तरीके की है, जिसका रचना संसार में जो स्थान दिया गया, वो संसार हमारे जैसा संसार है, तब हम उस चरित्र को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके कार्यों को ठीक अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और जब वो अलौकिक चरित्र बन जाता है, तब हम उसको एक अलग दृष्टि से देखते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अलौकिक चरित्रों को जब बुद्धि संगत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसका अर्थ हो गया, चरित्र भले ही अलौकिक है, लेकिन उनके क्रियाकलाप, उनके व्यवहार, उनका
समाज, उनका चरित्र, उनका आचरण, हर चीज जो है लौकिक तरीके से प्रस्तुत की जाती है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण और राधिका भले ही कोई दूसरी दुनिया के हैं या फिर भले ही कोई दैवीय शक्ति है, भले ही कोई अवतार है, लेकिन वो जब यहाँ इस धरती पे अपनी लीलाएं कर रहे हैं तो एक सहज मानवीय की तरह लीला कर रहे हैं। उनकी क्रियाओं को मानवीय क्रियाओं की तरह प्रस्तुत किया गया, बुद्धि संगत, ताकि उस पे प्रश्न चिन्ह ना लगे। उनको ये कहकर स्वीकार किया जाए कि हाँ, ये हमारे आसपास के चरित्र हैं, ऐसे चरित्र हमने देखे हैं, इन चरित्रों को हम जानते हैं। इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और ये एक नई दृष्टि थी जो खड़ी बोली हिंदी में पहली दफा देखी गई कि कोई भी अलौकिक चरित्र को इतना लौकिक बना करके प्रस्तुत किया गया। क्लियर? जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते उस समय से कृष्ण के बचपन से लेकर के उनके मथुरा जाने तक की कहानी को इस प्रिय प्रवास में तथ्य बनाया गया है। ये कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। ध्यान रखना, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अजीब स्थिति में डाल देता है। जैसे एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि बालकांड का अंतिम प्रसंग क्या है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में बालकांड था, लेकिन किसी ने इंडेक्स को ठीक ढंग से नहीं देखा। अगर सिर्फ इंडेक्स देख के ही जाते लोग तो भी उस क्वेश्चन को आराम से सही कर सकते थे, या थोड़ी बहुत जानकारी उस ग्रंथ के संदर्भ में रखते, बाह्य जानकारी, तो भी उस क्वेश्चन को सही किया जा सकता था सहजता के साथ में, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। उसका क्वेश्चन ये था कि बालकांड का अंतिम प्रसंग कौन सा है। और वहां पर जो ऑप्शन दिए गए थे वो थोड़े अटपटे से थे। ज्यादातर जो ऑप्शन थे वो बालकांड से रिलेट कर रहे थे कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से, और उसका अंतिम बिंदु पूछा था कि ये अंतिम बिंदु है, यहां से फिर नया कांड शुरू होता है, यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। तो इसी प्रकार यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिय प्रवास में कथा वस्तु क्या है। कृष्ण का बचपन है, कृष्ण का बचपन से मथुरा प्रस्थान तक की कहानी को रखा गया है, या फिर कृष्ण के मथुरा प्रस्थान को ही रखा गया है, या उनके मथुरा प्रवास को स्थान दिया गया है। इस तरीके का प्रश्न भी एक सिंपल वे में पूछा जा सकता है। बचपन से लेकर के और मथुरा प्रस्थान तक की कहानी को 17 सर्गों में विभक्त किया है। अब आप एक क्वेश्चन मार्क तो यही लगा देंगे, वो ये कि प्रबंध काव्य में, यानी कि जो महाकाव्य होता है, उस महाकाव्य में कहानी को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्ण्य वस्तु जो होती है वो कहां से कहां तक की होनी चाहिए, विशेषता बचपन से लेकर अंत तक सर, बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक सर। हाँ, मतलब सिंपल वे में ये कहेंगे कि पूरे जीवन की कहानी को उसमें रखा जाता है। इसमें महाकाव्य में, खंड काव्य में कोई एक घटना है, कोई कहानी सर। हाँ, जीवन की कोई एक विशेष घटना हो सकता है, उस घटना के भीतर अनेक उप घटनाएं हो जो उसी घटना को सार्थक साबित करती है या उसी घटना को प्रभावशाली बनाती है, ऐसा हो सकता है। अब मुझे ये बताइए, इस रचना में आपको क्या लगता है कि ये महाकाव्य है कि खंड काव्य है? सर ये दोनों का तो मिश्रण लग रहा है ना, महाकाव्य पूरी जैसा लग रहा है ना खंड काव्य। सिंपल सी बात है, क्योंकि बचपन से लेकर के और मतलब उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी कहानी अगर रखी जाती अलग अलग सर्गों में विभाजित करके, तो वो रचना महाकाव्य कही जा सकती। दूसरी चीज, खंड काव्य अगर कहते तो कोई एक प्रसंग का, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ उनके मथुरा प्रवास का वर्णन होता, तो हम इसको खंड काव्य स्वीकार कर लेते, क्योंकि इसमें बचपन की घटनाएं भी हैं। कृष्ण की जब वो लीलाएं करते हैं तो वो ब्रज प्रदेश की लीलाओं का वर्णन भी है, राधिका से मिलन का वर्णन भी है, गोपिकाओं की रासलीलाओं का वर्णन भी है, सब कुछ है उसमें। मथुरा जाने तक की कहानी पूरी की पूरी उसमें, मथुरा जाने के बाद भी जो है गोपियों और राधा की जो मन स्थिति है उसका चित्रण भी किया है।
तो शुक्ल जी का कथन बिल्कुल सही है और कहीं किसी हद तक बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है कि ये ना तो खंड काव्य है न महाकाव्य है, ये मिश्रित प्रकार का कोई काव्य है। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो 17 सर्गों में विभक्त करके प्रस्तुत की गई है। कृष्ण के बचपन से लेकर के उनके मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन इस रचना में प्रस्तुत किया गया है। कुछ आलोचकों का मानना है कि ये नए तरीके का महाकाव्य है। अब ये स्टैंप और लगा देते हैं जब समझ में नहीं आया कुछ, जैसे हमने कह दिया कि ये मिश्रित काव्य है। इसी प्रकार से कुछ आलोचक ऐसे रहे हैं जो इस संदर्भ में अपनी बात कहना चाहते हैं और एक तरीके से उनके पक्ष में खड़े हैं उपाध्याय जी के। वो कहते हैं कि नए तरीके का महाकाव्य है, संस्कृत की महाकाव्य परंपरा का अनुसरण करने वाला नहीं है। ये मिसप्रिंट हुआ है, ढूंढते हैं। वो संस्कृत महाकाव्य परंपरा के लक्षण इसमें नहीं ढूंढते। क्यों नहीं ढूंढते, इसके पीछे रीजन भी है। वो जब शुरुआत करते हैं इस रचना की, उसका तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी महाकाव्य का होना चाहिए। एक महाकाव्य में क्या होता है, सबसे पहले मंगलाचरण होता है, सज्जन दुर्जन का प्रसंग किया जाता है। सज्जन दुर्जन का प्रसंग का मतलब क्या हो गया, उस समय का कोई राजा, कोई गद्दी नशीन व्यक्ति या जिस प्रसंग के बारे में बात की जा रही है उस प्रसंग का कोई सज्जन व्यक्ति, उसका चरित्र चित्रण। उस प्रसंग में कोई दुर्जन व्यक्ति है तो उसका चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए महाकाव्य में, और जब सर्ग खत्म हो एक तो छंद परिवर्तन होना चाहिए। ये जो विशेषताएं हैं ये प्रिय प्रवास में मौजूद है और इसी वजह से आलोचक इसको महाकाव्य की पहली नजर में इसको महाकाव्य की तर्ज पर देखते हैं। फिर जब कहानी आधी अधूरी है, पूरी नहीं है, पूर्णता नहीं है कहानी में, तथ्य बीच में ही खत्म हो जाता है, उनके जो है पूरे जीवन को इसमें चित्रित नहीं किया जाता है, तब वो प्रश्नवाचक लगाते हैं। और उस प्रश्नवाचक का उत्तर क्या मिलता है कि ये नए तरीके का महाकाव्य है। ये संस्कृत की परंपरा, महाकाव्य परंपरा को फॉलो नहीं करता, उसका अनुसरण नहीं करता है, बल्कि ये एक विशेष युक्ति से लिखा गया महाकाव्य। और इसको इस आधार पे स्थापित भी कर देते हैं कि ये देखिए महाकाव्य के लक्षण भी मौजूद है, लेकिन इसको एक नए रूप में, एक नए तरीके से, एक नई भाषा, एक नए विचारों के साथ में, एक नए प्रस्तुतिकरण के साथ में इसको उपाध्याय जी लेकर आए, इसलिए इसको महाकाव्य स्वीकृत किया जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल प्रिय प्रवास को महाकाव्य तो क्या खंड काव्य भी नहीं मानते, और नहीं मानते इसके पीछे कारण भी है साफ साफ। उनके अनुसार ये बात एज इट इज लिखी गई है जैसा शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास में प्रिय प्रवास के बारे में लिखा है। ये काव्य अधिकतर भाव विवरणात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है। इसकी कथा वस्तु महाकाव्य तो क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। इसका नामकरण देखिए, रचना का नामकरण, क्या इसमें एक व्यक्ति के समूचे जीवन का आपको आभास हो रहा है? एकमात्र एक घटना के बारे में कि प्रिय का प्रवास, प्रिय उस जगह को छोड़कर, जहां वो रहते हैं उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, उस समय की स्थितियां कैसी है, उस समय लोगों की दशा कैसी है, उस समय उनके वियोग में जो लोग जी रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उसका वर्णन करने वाला ग्रंथ मालूम पड़ता है जब हम इसके शीर्षक पर बात करते हैं। तो जनरली आप महाकाव्यों के शीर्षक देखिए, पृथ्वीराज रासो, उसमें पूरा ऐसे ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज रासो का मतलब क्या है, पृथ्वीराज की पूरी जीवनी जो है इसमें रखी गई है। पूरे जीवन में जो जो घटनाएं हुई है उनको अलग अलग अध्यायों में बांट करके प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्य के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये महाकाव्य है कि खंड काव्य है। किसी एक घटना का वर्णन जब आपको देखने को मिलता है तो उसको हम खंड काव्य कहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक घटना भी नहीं है। कृष्ण के बचपन से लेकर के उनके जो है मथुरा जाने तक की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। तो कई जीवन के कई प्रसंग जो है इसमें स्थान बना लेते हैं, ऐसे में इसको खंड काव्य भी नहीं कह सकते। हालांकि टाइटल जो रखा गया है, शीर्षक जो रखा गया है, वो खंड काव्य जैसा ही प्रतीत होता है। करेक्ट। ये शुक्ल जी की बात को जरूर गौर से ध्यान में रखिएगा। शुक्ल जी इसको ना तो खंड काव्य मानते हैं, ना महाकाव्य मानते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी
कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य शुक्ल प्रिय प्रवास को क्या मानते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, न महाकाव्य न खंड काव्य, ऐसा इस टाइप से कोई क्वेश्चन बन सकता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अलौकिक चरित्रों को नए तरीके से, मतलब बुद्धि संगत तरीके से, आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। क्या कहानी रखी गई है? कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा जाने तक की जो कहानी है। मथुरा ले जाने के लिए कौन आता है कृष्ण जी को? सर क्रूर सर। सर हाँ उद्धव। अक्रूर, अक्रूर आते हैं सर। बिल्कुल, अक्रूर। कौन है अक्रूर जी? उनके चाचा हैं। करेक्ट, उनके चाचा जी। उद्धव वहां जाने पर, जब वो मथुरा जाते हैं, तब वो उद्धव को वापस भेजते हैं गोपियों के पास में, जो भ्रमर गीत में पूरी की पूरी कहानी को, पूरी की पूरी कथा को विस्तार के साथ बताया है सूरदास ने। उद्धव को भेजते हैं, ज्ञान मार्ग उद्धव पर हावी है। उद्धव मानते हैं कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है और मोक्ष का आधार ज्ञान ही है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भक्ति धारा के कवियों को अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करना है, उसका विस्तार, उसको विस्तार देना है और उसका एक तरीके से प्रचार प्रसार करना है। तो जनरल सी बात थी कि उसमें उस समय में दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी भक्ति में, सगुण और निर्गुण। उद्धव जो कि निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रयी शाखा के व्यक्ति हैं, ज्ञान को ही महत्वपूर्ण आधार मानते हैं मोक्ष का, उसको एक सही दिशा देने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? गोपियों के पास भेजते हैं। और अंत तो गत्वा क्या परिणाम होता है? क्या उद्धव गोपियों को प्रेम मार्ग छोड़ करके ज्ञान मार्ग पर ले आते हैं? नहीं क्या होता है फिर? सर, वो भी सर समझ जाते हैं सर, सगुण भक्ति ज्यादा आसान चीज है पाने वाली। करेक्ट, वो भी कृष्ण भक्त बन जाते हैं अंत में। हो जाते हैं। हाँ सर, कृष्ण प्रेम। अंत में वो कृष्ण भक्त बन जाते हैं और रोते हुए कृष्ण के पास पहुंचते हैं और कृष्ण पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम ज्ञान मार्ग की उपदेश या फिर गोपियों को जो है योग मार्ग सिखाए? तो वो उनके चरणों में पड़ते हैं और पूरी बात बताते हैं कि मैं अंधा था। गोपियां सही कहती है कि मैं एक कमल के पत्ते की तरह हूँ, जो पानी में रहते हुए भी पानी से जो है निष्प्रह रहता है। तेल की गगरी के समान हूं मैं, जिस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसी कहानी बताते हैं वो, भ्रमर गीत के अंतिम पदों में ऐसा आप पढ़ सकते हैं। चलिए, क्लियर ये? आगे बढ़े। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि प्रिय प्रवास का पहले नाम प्रिय प्रवास नहीं था, तो क्या था बताइए, किसी को याद है? प्रिय प्रवास का पहले नाम प्रिय प्रवास नहीं था। प्रिय प्रवास बाद में रखा सर गया। कोई, हम्म सर दो शब्द में है सर, कोई दुखनी बाला है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ सर, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं है? दो शब्द में है सर। हाँ करेक्ट, दो शब्दों में है। दो शब्द में है सर, वो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ हिंट के तौर पे, अगर आपको याद आता तो उसमें एक शब्द जो है ब्रज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सर? ब्रज, ब्रज। चलिए मैं बताता हूँ, याद आया? ब्रजांगना विलाप। अंगना किसको बोलते हैं? अंगना बोलते हैं स्त्री को। याद आ गया सर। ब्रजांगना विलाप इसका पहले नाम था। और जब ये देखा ना उपाध्याय जी ने और द्विवेदी जी ने कि ये नाम भी कहीं ना कहीं ब्रिज भाषा का द्योतक है, हमें एक ऐसा नाम देना चाहिए इसको जिससे कि खड़ी बोली का कुछ हो, जिससे कि खड़ी बोली का पक्ष मजबूत हो इससे, क्योंकि रचना पूरी की पूरी खड़ी बोली को आधार बना करके रची गई है, खड़ी बोली को ध्यान में रख करके रची गई है। तो इसका नाम भी खड़ी बोली की तर्ज का होना चाहिए, खड़ी बोली की तरह का होना चाहिए, खड़ी बोली का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। इसलिए इसका नाम जो है ब्रजांगना विलाप से बदल करके प्रिय प्रवास रख दिया गया। क्लियर? लेकिन फिर भी ये रचना जो है पूरी तरीके से
पुरानी पद्धतियों या फिर पुरानी काव्य शैलियों को नहीं छोड़ पाई। ऐसा नहीं है कि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है तो सब चीज इसमें आधुनिक है। तथ्य को एक आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया गया। कहानी में अलौकिकता की जगह लौकिकता लाई गई। बुद्धि संगत तरीके से जो है कहानी को प्रस्तुत किया गया कि जिस पर प्रश्न ना उठे, लेकिन उसके बावजूद ये रचना जो है संस्कृत के बहुत ज्यादा प्रभाव में रही है। संस्कृत में कोई महाकाव्य लिखा जाता है तो उसके जो वर्ण वृंत होते हैं, उसमें जो छंदों का रचना विधान होता है, उस रचना विधान के आधार पर ही इस रचना को बुना गया है। तो संस्कृत का प्रभाव, ब्रज भाषा का प्रभाव इस पर साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जो मूल रूप है खड़ी बोली का, वो यहाँ पहली बार एक इतनी बड़ी रचना में उभर के आता है। एक तरीके से खड़ी बोली की महाकाव्यात्मक सार्थकता ये ग्रंथ साबित करता है, प्रिय प्रवास, कि हाँ, खड़ी बोली में भी महाकाव्य रचे जा सकते हैं, खड़ी बोली में भी अच्छी कविता की जा सकती है, प्रबंधात्मक कृति खड़ी बोली में लिखी जा सकती है। क्योंकि अधिकांश ब्रज भाषा के कवि हाथ खड़े कर रहे थे कि खड़ी बोली में इतनी लंबी कविता करना या फिर इस तरीके का प्रबंध काव्य रचना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, कोई नहीं कर सकता है। खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इससे जो है हाय तौबा कर लेते हैं कि खड़ी बोली में लंबी कविता करना या प्रबंधात्मक काव्य रचना करना मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसका ये नाम भी जरूर याद रखिएगा। पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप था, जो बाद में परिवर्तित किया गया और इसको कहा गया प्रिय प्रवास। लिए इस काव्य में वर्णन विस्तार इतना ज्यादा किया गया है कि चरित्र चित्रण की तरफ रचनाकार का ध्यान नहीं जाता है। वर्णन विस्तार का मतलब क्या? भावों का सर वर्णन हर चीजों का है। सर हर चीज का नाम गिनाने का, प्रकृति का हर चीजों का नामकरण पद। वही हर जो कुछ भी उनको एक तरीके से महसूस हो रहा है ना आसपास में, उसको ज्यादा चित्रित किया गया है। यानी कि वातावरण का चित्रण बहुत ज्यादा किया गया है इसमें। जहां पर उनके चरित्र नायक या नायिका जहां पर कुछ भी कार्य व्यवहार कर रहे हैं, आसपास को ज्यादा चित्रित किया है। और नायक नायिका को वो फोकस में नहीं ला पाए। नायक नायिका का जो कैरेक्टराइजेशन करना था, उनको जितना विस्तार उनके चरित्रों को देना था, उस पर वो ज्यादा काम नहीं कर पाए, बल्कि उनका फोकस जो है आसपास में ज्यादा रहा। समझ रहे हैं? एक आजकल ये ट्रेंड है ना, ये पिक्चर को ब्लर करने का, जिसमें सिर्फ जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट होता है उसी को मेन फोकस किया जाता है, बैकग्राउंड में जो कुछ भी है उसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया जाता है। ये एक फोटोग्राफी का नया ट्रेंड था। एक चरित्र तभी उभर के आता है जब उस चरित्र को विकसित किया जाता है, चरित्र का अच्छे तरीके से किसी रचना में चित्रण किया जाता है। चरित्र की छोटी छोटी विशेषताओं को जो है रचनाकार जब बताता है तो एक चरित्र उभर के आता है रचना में। बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। बैकग्राउंड को भी रचनाकार को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि चरित्र उसमें दब जाए। यही समस्या प्रिय प्रवास में हुई है। चरित्रों को विकसित करने की तरफ रचनाकार का ध्यान गया ही नहीं। संभवतः ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो अलौकिक चरित्र थे, इसलिए रचनाकार को ऐसा लगता है कि शायद इनके बारे में तो सब कोई जानते हैं, छोटी से छोटी जानकारी भी लोगों को है, तो क्यों इतना विस्तार करना। मैं आसपास की चीजों का विस्तार करता हूँ, मैं वातावरण को ठीक ढंग से प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ तक कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके बात कर रहे हैं, आसपास कौन से पेड़ खड़े हैं, कैसी उनकी जो है महक है, कैसी उसकी आभा है पेड़ों की, कैसे उस पे फल फूल लगे हुए हैं, इन चीजों तक का वर्णन कर दिया है। लेकिन वहां पर बैठकर जो चरित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं उनको नहीं लिखा है, उनको छोड़ दिया है, उनको ज्यादा उभारने की कोशिश रचनाकार नहीं करता है। इस वजह से भी ये थोड़ी सी कमजोर रचना साबित होती है चरित्र चित्रण की दृष्टि से। संभवतः इसके पीछे कारण रहे होंगे कुछ, या उनके दिमाग में ऐसी कुछ चीजें रही होगी, जैसे कि अलौकिक चरित्र है, इनको सब लोग जानते हैं, क्यों इनका इतना विस्तार करना। मैं दूसरी चीजों का जो है विस्तार करता हूँ, जो आसपास का वातावरण है उसको मैं अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। दूसरी चीज, कृष्ण को कवि जो है गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं। नवीनता है, क्योंकि अलौकिक चरित्र है, इसको लौकिक बना करके प्रस्तुत करना है ताकि लोग विश्वास कर सके। उस समय में ये विचारधारा थी। कब की बात है ये? प्रकाशित कब हुई ये रचना? 1914 के आसपास।
गांधीवादी मूल्य एक तरीके से धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। उस समय तक जब ये रचना प्रकाशित हुई है, उस समय तक गांधी जी का राजनीति में प्रवेश हो जाता है। तो रचनाकार ने गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कृष्ण को एक लोक सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। वो जन सेवा करने के लिए, लोक सेवा करने के लिए मथुरा जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि इस रचना को बनने में कोई 3-4 रात का या फिर 5-10 दिन का या एक वीकेंड जो है वो काम में कर लेते हुए उपाध्याय जी ने इस रचना को बना दिया। इसके रचना को काफी लंबा टाइम लगा है। तो वो दृष्टिकोण जो धीरे धीरे समाज में दिखाई दे रहा था, जो दृष्टिकोण राजनीति में प्रवेश कर चुका था, उस दृष्टिकोण का भी प्रभाव इस रचना के चरित्रों पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कृष्ण को लोक सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास रचनाकार करता है। नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण कृष्ण का चरित्र ठीक ढंग से नहीं उभर पाया है, क्योंकि कृष्ण की छवि हमारे समाज में और साहित्य जगत में एक अलौकिक चरित्र के रूप में ही है। उसको चाहे जितना आप लौकिक बनाने की कोशिश करो, उसमें सफलता पाना कोई बहुत ही बड़े प्रतिभाशाली रचनाकार का काम हो सकता है। हर कोई उसको अलौकिक चरित्रों को लौकिक तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पाता है, क्योंकि जन की सोच, जन की मानसिकता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहले से ही जन के दिलो दिमाग में वो चरित्र जो है अलौकिक रूप को लेकर के स्थापित हो चुका है। अब उस रूप को परिवर्तित करना कोई आसान काम नहीं होता है। कृष्ण के चरित्र की नैतिकता और उनका मर्यादावादी दृष्टिकोण जो है वो लोगों के दिमाग में पहले से छपा हुआ है, और जब उसका कोई नया कलेवर नहीं आता है, उसका कोई नया वर्जन नहीं आता है, तो लोग जो है उस चरित्र को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही इस रचना के साथ हुआ है। चरित्र चित्रण के नाम पर ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। जिस दृष्टिकोण के साथ ये रचना उतरती है, जिस दृष्टिकोण के साथ ये रचना जो है अपने कथन को प्रस्तुत करती है, अपने कथ्य को सामने लेकर के आती है, चरित्र का चित्रण वैसे ढंग से नहीं हुआ। इस वजह से लोगों के दिमाग में इस रचना के जो प्रधान चरित्र हैं उनकी छवि नहीं उभर पाती। उन चरित्रों की वही पौराणिक छवि है, नया रूप नहीं देखने को मिल रहा है, कारण कि वो चरित्र चित्रण करने में असफल हो रहे हैं। राधा को भी कृष्ण के साथ साथ एक जो है लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है। कृष्ण वहां पर लोक सेवक है और राधा वहां पर लोक सेविका है, क्योंकि कृष्ण जो है राधा को छोड़ करके अपने सबसे प्रिय प्रदेश ब्रज प्रदेश को छोड़ करके वो जो है मथुरा जाते हैं, कारण लोक सेवा करनी है उनको। राधा कृष्ण का वियोग सहन करती हुई ब्रज प्रदेश में ही रहती है, कारण कि उन्हें लोक सेवा करनी है। ब्रज प्रदेश में जो लोग कृष्ण के वियोग में जी रहे हैं उन लोगों को ढांढस बंधाना है, और वहां पर कृष्ण को पूरे एक तरीके से पूरे लवाजमे के साथ रवाना किया है। रीजन क्या है? अपने आप को इस चरित्र की इस काव्य की जो नायिका है वो एक लोक सेविका के रूप में दिखाना चाहती है। ये बात बच्चन सिंह कहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास रचना है बच्चन सिंह की, उसमें ये बात एज इट इज लिखी हुई है कि नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण कृष्ण का चरित्र सही ढंग से उद्घाटित नहीं हो पाया है, और रचनाकार ने कृष्ण और राधा दोनों को ही लोक सेवक के तौर पे चित्रित किया है। राधा को भी लोक सेवा में दीक्षित कर दिया है, क्योंकि पीछे समाज का सामाजिक वातावरण भी काम कर रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां भी एक रचनाकार को इस्तेमाल करनी होती है। उस समय बहुत सारे लोग जो है गांधीवादी मूल्यों को अपना करके और लोक सेवा का व्रत ले रहे थे। लोक सेवा उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देखी जाती थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचरण के रूप में देखी जाती थी। इस आचरण को विकसित करना था, इस आचरण का प्रचार प्रसार रचनाकार को करना था, और राधा और कृष्ण के चरित्र के माध्यम से वो इस चीज का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। ये बात बच्चन सिंह लिखते हैं। राधा कृष्ण में न भक्तिकालीन इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से समझना, राधा और कृष्ण के चरित्र में जो कि अलौकिक चरित्र हैं, जो कि परंपरागत चरित्र हैं, पौराणिक चरित्र हैं, उन चरित्रों में न तो भक्तिकालीन कवियों की तरह अलौकिकता दिखाई देती है प्रिय प्रवास के राधा कृष्ण में,
न तो अलौकिकता है जैसा भक्तिकालीन कवि प्रस्तुत करते हैं, और न ही रीतिकालीन कवियों की तरह विलासिता मतलब श्रृंगारिकता है। भक्तिकाल और रीतिकाल से पृथक तरह के चरित्र हैं कृष्ण और राधा प्रिय प्रवास में, और वो एक आधुनिक सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर के इस रचना में उतरते हैं। रचनाकार के द्वारा उनको लोक सेवक के तौर पे चित्रित किया गया है, क्योंकि उस समय में लोक सेवा एक महत्वपूर्ण मूल्य बन गया था किसी भी भारतीय के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो है राजनीतिक वातावरण, देश का वातावरण इसी दिशा में उन्मुख था। प्रिय प्रवास की छंद योजना संस्कृतनिष्ठ है, भाषा भी संस्कृतनिष्ठ मालूम होती है, लेकिन खड़ी बोली के विकास में एक रचना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण साबित होती है, एक तरीके का आधार प्रदान करती है खड़ी बोली को, और दूसरे जो समकालीन कवि हैं उनको भी प्रेरित करती है कि खड़ी बोली में रचना करना संभव है, इस प्रकार की रचना करना, महाकाव्यात्मक अंदाज की रचना करना संभव है। ये बात जो है हरिऔध जी साबित करते हैं अपनी इस रचना के माध्यम से। हरिऔध जी की दूसरी रचनाएं प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुई, जिसके बारे में हमने लंबी चौड़ी बात की है। कवि सम्राट, इसके अलावा वैदेही वनवास 1940, पारिजात 1937, रसकलश 1900, ये ध्यान रखना ये मिसप्रिंट है, ये 1931 है। मैं इसको ठीक कर रहा था लेकिन सेव नहीं हुआ, मैंने कर दिया है करेक्शन, इसमें 1931 है। चुभते चौपते 1932, चोखे चौपते 1924, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे प्रेमांबु प्रश्रवण, बोलचाल, फूल पत्ते, कल्पलता, राम गीत, हरिऔध सतसई, सतसई भी लिखी है इन्होंने, और मर्म स्पर्श, प्रेम प्रपंच, ऐसी और भी रचनाएं हैं जो छोटे स्तर पर देखने को मिलती है। एक और चीज नोट कर लेना, रसकलश कैसा ग्रंथ है? रसकलश रीतिकालीन से, हाँ, नायिका भेदे से। यस करेक्ट, रीति ग्रंथ है, रीति निरूपण ग्रंथ है रसकलश, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और प्रिय प्रवास का दूसरा नाम क्या है? ब्रजांगना विलाप से। ब्रजांगना विलाप, इसको जरूर याद रखिएगा। चोखे चौपते और चुभते चौपदे ये खड़ी बोली की रचनाएं हैं, आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई रचनाएं। चुभते चौपदे और चौखे चौपदे जैसे दोहा होता ना, उसी तर्ज पर लिखे गए, चार चार पदों को जो है सम्मिलित करते हुए, जैसे दोहे में भी 4 पद होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 13 11 13 11, इसी प्रकार के चौपदे हैं। आम बोलचाल भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो अपना वर्ण विषय प्रस्तुत किया। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कवि सम्राट और प्रिय प्रवास, इन दोनों रचनाओं के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक कौन देता है ये? अवार्ड कौन देता है? हिंदी साहित्य सम्मेलन ही देता है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, काफी महत्वपूर्ण सम्मान है ये। तो प्रिय प्रवास और कवि सम्राट के लिए इनको ये सम्मान जो है वो दिया गया। उपाधि कौन सी दी गई? मंगला प्रसाद, हाँ, मंगला प्रसाद पारितोषिक सर आप तो नहीं दिया जाता ना। कौन सी उपाधि दी गई इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा? साहित्य वाचस्पति से। साहित्य वाचस्पति की विद्या वाचस्पति? विद्या वाचस्पति से। विद्या वाचस्पति की उपाधि इनको दी गई। कौन से अधिवेशन, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, कौन से अधिवेशन की इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी? 1924 14 में से 14वां 1924 में, करेक्ट।
चलिए, क्लियर। सर एक बात बताना चाहते हैं। हाँ। सर प्री प्रवास में 17 सर्ग हैं, इसको याद करने का एक तरीका ये है कि हम्म, सर पी का जो नंबर आता है OP हम्म, इंग्लिश अल्फाबेट में, वो सर P 16 नंबर पे है। अच्छा। 16 के बाद एक 17 है। अगर इस तरह को याद करें 17 सर्ग याद रहेगा प्री प्रवास का। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। मैंने तो ऐसे याद किया था कि जब प्रिय प्रवास पर थे तो नायिका को खतरा था। सेम टू सर, यही मैं भी याद की हूँ। मैंने ऐसे याद किया था और वैसे भी ये याद रह जाता है। प्रिय प्रवास 17 सर्ग है, बस सिंपली। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी रचना है पारिजात, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, इसमें 15 सर्ग है, 15 अध्याय है। ये भी ध्यान रखना। इस चीज का वर्णन करती है ये रचना। 15 अलग अलग सर्गों में ये आध्यात्मिक विषयों को नए तरीके से प्रस्तुत करती है। आध्यात्मिक विषयों पर, जिस पर चिंतन की आवश्यकता है, धार्मिक विषय, आध्यात्मिक विषय, उनको आधुनिक संदर्भों में उसकी व्याख्या करती है ये रचना। करेक्ट। वैदेही वनवास कुछ जगह पर आपको 1940 मिलेगा, कुछ जगह पर 1941 मिलेगा। संभवतः ये संस्करण के कारण हुआ है, पहला संस्करण दूसरा संस्करण, इस वजह से हुआ है। इसमें कितने सर्ग हैं? हाँ 18 है सर। 18 सर्ग है इसमें। इस चीज का जो है वर्णन किया गया, कथ्य क्या है? सीता का वनवास। सीता को जब राम जो है जब वो लंका से वापस आते हैं राम अयोध्या, उसके बाद सीता का वनवास होता है। वैदेही का मतलब ही क्या है? सीता। वैदेही शब्द का अर्थ सीता। वैदेही के वनवास की कहानी 18 सर्गों में इसमें प्रस्तुत की गई है। करेक्ट। कुछ जगह पे इसको ध्यान रखना, कुछ जगह पर 1940 है, कुछ जगह पर 41 है। संभवतः ऐसा है कि पहला संस्करण 40 में छपा, दूसरा संस्करण 1941 में छपा। कुछ लोग इसी को मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं। इस वजह से अलग अलग जो है सन सामने आते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये जो यहाँ पर आपको रचनाएं दिख रही है, इसके अलावा भी छोटी मोटी कई सारी रचनाएं हैं। मतलब बता रहा हूँ, लगभग 20 से 25 रचनाएं हैं द्विवेदी जी की। सॉरी, द्विवेदी जी नाम आ रहा है, उपाध्याय जी की। और वो ज्यादा इतनी प्रसिद्ध नहीं रही है, छोटी मोटी रचनाएं हैं जिनके नाम अभी मैंने बताए। हरिऔध सतसई को भी आप याद रखिएगा। कल्पलता ग्राम गीत भी महत्वपूर्ण है। ये भी रचना कई बार पूछी गई है। रस कलश, कभी टाइम गलत है, ठीक है। चुभते चौबदे से 1 साल पहले आई थी रस कलश। ये मिसप्रिंट पता नहीं कैसे हो गई, हेर फेर हो गया कुछ। 1931 है रस कलश का रचना काल, 1931 है। बाकी करेक्ट है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। रस कलश कई बार पूछी गई है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना। बाल साहित्य भी लिखा है। बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून, ये इनके जो है बाल साहित्य की पुस्तकें हैं। क्या है विशेषताएं इनकी रचना विधि क्या है? इन चीजों को फोकस करते हैं या कैसा साहित्य ये लिखते हैं। हरिऔध जी ने अलग अलग विषयों पर रचनाएं लिखी है। भिन्न भिन्न विषय जो है उनको आधार बनाकर रचनाएं लिखी है। ज्यादातर उन्होंने पौराणिक जो चरित्र है उनको पुनः प्रस्तुत किया, नए तरीके से, आधुनिक समस्याओं के साथ में उनको चित्रित किया, नए ढंग से और नए विचारों के साथ में। एक तरीके से इन पौराणिक और अलौकिक चरित्रों को आधुनिकता का रंग देकर के अपने काव्य में उतारा। तो जनरल सी बात है, जब चरित्र प्राचीन है, पौराणिक है, और वो आधुनिक भावों के साथ में उतर के आ रहे हैं, तो प्राचीन भाव और आधुनिक भावों का मिश्रण इनके साहित्य में देखने को मिलता है। करेक्ट। दूसरी विशेषता, वियोग और वात्सल्य का वर्णन करने में काफी माहिर थे ये। वियोग वर्णन आप देखेंगे, चाहे वो प्रिय प्रवास है, चाहे वो वैदेही वनवास है,
और इसके अलावा चाहे उनकी रस कलश है, हरिऔध सतसई में भी कुछ जो है पद वियोग के देखने को मिलते हैं, श्रृंगार के देखने को मिलते हैं। प्रिय प्रवास में कृष्ण मथुरा गमन और उसके बाद ब्रज की दशाओं को बहुत ही मार्मिक तरीके से रचनाकार चित्रित करने में सक्षम है, समर्थ है। इस बात को शुक्ल जी भी कोट करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो ब्रजवासियों की वियोग अवस्था है उसका चित्रण किया है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है, राधा की स्थिति तो अकथनीय है, उसका वर्णन करना ही अपने आप में मुश्किल है। नंद यशोदा आदि बड़े व्याकुल है। पुत्र वियोग में यशोदा का करुण चित्र हरिऔध ने जो खींचा है वो बहुत सारे लोगों को जो है द्रवित कर सकता है। प्रिय पति, ये प्रति लिखा गया है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ये वाली पंक्ति बहुत बार पूछी गई थी, काफी समय तक ये ट्रेंड में रही थी, लेकिन उसके बाद में इन दिनों नहीं आया ये क्वेश्चन। प्रिय पति में वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, लो का मतलब तक, मैं आज तक जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये पहले क्वेश्चन पूछा जाता था ये किसकी पंक्तियां हैं, बहुत पहले। फिर उसके बाद पूछा जाने लगा कंटिन्यू, हर बार नेट के एग्जाम में फिक्स ये क्वेश्चन था। फिर पूछा जाने लगा ये कौन सी रचना से ली गई है। उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न बदला, एक स्टेप आगे बढ़ा कि प्रिय प्रवास रचना के कितने सर्ग है। इस तरीके से अब क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिय प्रवास का पुराना नाम क्या था, जो ब्रज भाषा से प्रभावित था वो नाम क्या था। मे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या प्रिय प्रवास के संदर्भ में उसकी शैली कैसी है, वो महाकाव्य है, महाकाव्य है कि खंड काव्य है। इस प्रकार का प्रश्न अभी आ सकता है इन दिनों, अगर इस रचनाकार पे क्वेश्चन बने तो। ये कौन कहती है, यशोदा कहती है नंद बाबा से कि वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। यशोदा की दशा का करुण चित्र जो है रचनाकार इन पंक्तियों के माध्यम से खींचता है। लोक सेवा की भावना, क्योंकि उस समय में लोक सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य बन चुका था भारतीय समाज के लिए। तो हरिऔध जी ने कृष्ण जैसे और राधिका जैसे अलौकिक चरित्रों को भी इस लोक के संदर्भ में परिभाषित करने के लिए या आधुनिक संदर्भ और समस्याओं के साथ चित्रित करने के लिए लोक सेवा की भावना से युक्त किया है। ईश्वरीय चरित्र के रूप में नहीं दिखा करके वो एक आदर्श मानव, एक लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से ये बात कहलवाई है, विपत्ति के रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का। ये लोक सेवक का रूप है कि असहाय व्यक्ति का सहायक बनना है मुझे, और जो असहाय व्यक्ति का सहायक बनता है वही तो लोक सेवक है। सब लोगों का विपत्ति से रक्षा करना, असहाय व्यक्ति का सहायक बनना, ये लोक सेवक का एक बड़ा चित्र है। उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या बता दिया, अपनी जाति को। अपनी जाति का मतलब कोई कास्ट वाली जाति नहीं, अपनी जाति का मतलब मानव जाति। मानव जाति को संकट से उबारना इस समय मनुष्यता का सबसे बड़ा धर्म है। यही धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे धर्म नहीं है। अपनी जाति के लोगों को अर्थात मानवीयता को संकट से उबारना इस समय सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण के लोक सेवक रूप यानी कि जो गांधीवादी दृष्टिकोण विकसित हो रहा था भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में, उसका पूर्वाभास हमें कहीं न कहीं प्रिय प्रवास के चरित्रों में देखने को मिलता है। यही गांधीज्म है एक तरीके का। गांधीगिरी का एक जो है शुरुआती रूप यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कवि के द्वारा कल्पित है। कृष्ण के अनुरूपी राधा का चरित्र भी ठीक वैसा ही है। वे दोनों ही जो है लोग अनाश्रितों की माँ और विश्व की प्रेमिका है, बहन भी है, माँ भी है, समूचे विश्व की प्रेमिका भी है। इस रूप में चित्रित किया है और लोकहित की कामना करती है, भले ही उनको कृष्ण का वियोग झेलना पड़ रहा है तब भी। ये पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के रखिए। कोई ना कोई एग्जाम, तीन या चार जो एग्जाम है ना आपके, उन 3-4 एग्जाम्स में से एक में पक्का आने वाली है। चारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे न आवे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करती है ये पंक्ति। कंफ्यूजन किस चीज का,
आपके दिमाग में जब ये पंक्ति आप पढ़ रहे हैं तो प्रिय प्रवास के अतिरिक्त अगर आपको तुक्का लगाना हो कि ये पंक्ति किस रचना की हो सकती है तो आप क्या लगाएंगे? उद्धव शतक का सर। उद्धव शतक का। और ध्यान से इसी समय को, द्विवेदी युग को ही ध्यान में रखिए, क्योंकि भाषा से आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि कौन से समय की रचना हो सकती है या कौन से समय में ये लिखी जा सकती है। पहले तो ये सोचना पड़ता है जब हमें आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है। करेक्ट। 99% लोग ऑप्शन में यशोधरा देखेंगे तो यशोधरा को ही टिक करेंगे, और बुद्ध और यशोधरा को यहां पर वो चरित्र मान लेंगे। जबकि ये पंक्ति प्रिय प्रवास की है, राधिका के मुख से ये बात निकलती है, राधिका के जो लोक सेवक के रूप है उसको उभार के रखती है, सामने लाती है। प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आवे। ये गेह क्या है? ब्रज प्रदेश है। कि वो ब्रज प्रदेश आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो जहां गए हैं, मथुरा गए हैं, और मथुरा गए क्या है, प्रयोजन क्या है उनका मथुरा जाने का? सर धरती का उद्धार। कैसे करेंगे? लोक कंस को कल्याण। मारकर। करेक्ट। कंस को मारा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये बताया जाता था कि इतने हजार जो है स्त्रियां कंस की बंदी थी, उनको मुक्त किया। कंस के जो अधीन राजा थे उनके यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां बंदी थी, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, लोगों के साथ छल हो रहा था, लोगों के साथ कपट हो रहा था, जादुई शक्तियां बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी, लोक जीवन त्रस्त था। उस लोक जीवन को जो है एक सहारा देने के लिए कृष्ण जो है गोपिकाओं को, राधा को ब्रज प्रदेश में वियोग की स्थिति में छोड़ करके प्रवास पे जाते हैं, मथुरा। और इसी संदर्भ में ये बात कहती, प्यारे जीवे जग हित करें, गेह चाहे न आवे। घर चाहे वो आए ना आए, लेकिन जग हित में लगे रहे वो, बस मैं यही चाहती हूँ। ये राधा का जो है एक लोक सेविका का रूप है। तो इनके काव्य में लोक सेवा की भावना भरी पड़ी है, विशेषकर प्रिय प्रवास के चरित्रों में आपको, या वैदेही वनवास के चरित्र में भी आपको ये चीज देखने को मिलती है। सीता अपने मुख से कहती है जब वो वाल्मीकि के आश्रम में जाती है तो, कि मुझे निकाल दिया ठीक है, लेकिन लोक में उनकी छवि बनी रहे, जो छवि राम की थी मौजूदा समय में वो छवि बनी रहे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। कोई उनपे प्रश्न ना लगाए, मुझ पर प्रश्न लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उसकी लोक सेवा की भावना है। प्रकृति चित्रण, जैसा कि पहले हमने बात की है, प्रिय प्रवास के माध्यम से प्रकृति चित्रण को हरिऔध जी है काफी अच्छे तरीके से लिखते हैं। जहां अवसर मिलता है वहां पर वो प्रकृति चित्रण करने से नहीं चूकते। विविध रूपों में वो प्रकृति चित्रण करते हैं, आलम्बन, उद्दीपन, परिस्थितियों के हिसाब से प्रकृति का सजीव चित्रण करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आधुनिकता उसमें लेकर के आते हैं, संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी है और उनके दुख में दुखी है। ये आधुनिक प्रकृति चित्रण का रूप जो है वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अभी तक प्रकृति सुखी थी, चाहे वो रीतिकालीन कविता रही है और चाहे वो भारतेंदुकालीन कविता रही है, प्रकृति सुखी थी, प्रकृति का सुखद, मनोहर और स्वर्गीय चित्रण था। वो मानवों से प्रेरित होकर के दुख, उनके दुख में दुखी है, उनके सुख में सुखी है। इस प्रवृत्ति का चित्रण जो है द्विवेदी कालीन कवियों से शुरू होता है। विशेषकर आप सबसे पहले किसका नाम लेंगे? इस प्रकार का चित्रण सबसे ज्यादा किसने किया है? दो लोग हैं जो प्रकृति चित्रण में द्विवेदी कालीन रचनाकारों में माहिर है। पाठक। श्रीधर पाठक और रामरेश त्रिपाठी सर। करेक्ट। श्रीधर पाठक का कवि बनने के पीछे सबसे बड़ा जो मोटिव था, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था, प्रेरणा थी, वो प्रकृति ही थी। वो ऐसा महसूस करते हैं कि जब मनुष्य दुखी होता है तो प्रकृति भी दुखी होती है, जब प्रकृति जब मनुष्य खुश होता है तो प्रकृति भी बड़ी खुश होती है। वो दृष्टिकोण पे निर्भर करता है कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आप ठीक प्रकृति को वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हुए प्रतीत होते हैं, फूलों पत्तों सकल पर है बारी बूंदें लखाती, रोते हैं या विटप सब यों आंसुओं की दिखा के। अब देखो इन पंक्तियों में देखिए, प्रिय प्रवास से हैं ये,
कितनी सारे शब्द जो है वो संस्कृत की शब्दावली के हैं, ब्रज और अवधि के प्रभाव से हैं बहुत सारे शब्द, लेकिन खड़ी बोली धीरे धीरे अपना स्थान बना रही है। जहां हरिऔध जी ने वृक्ष आदि को गिनाने का प्रयत्न किया है, जैसा कि पहले हम बातचीत कर चुके हैं, वो चरित्र चित्रण की अपेक्षा आसपास का वर्णन ज्यादा करते हैं। पेड़ पौधों की छाल कैसी है ये तक बता देते हैं, कहां से किस उस छाल का रंग कैसा ये तक वर्णन कर देते हैं, लेकिन चरित्र को उभारने का काम ज्यादा नहीं करते हैं। संभवतः उनके दिमाग में ये है कि इन चरित्रों को लोग अच्छे से पहले जानते हैं। और जहां पर वृक्ष आदि को गिनाने का प्रयत्न किया है वहां उनका प्रकृति वर्णन कुछ नीरस हो गया है और थोड़ा सा अजीब सा, बोरिंग सा और परंपरागत सा हो गया है। लेकिन ऐसा हर जगह पर नहीं हुआ है, कुछ प्रसंगों में ही ऐसा हुआ है। 17 सर्ग अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ बना देते हैं। अधिकतर उनका प्रकृति चित्रण सरल है, स्वाभाविक है और उसको जो है ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा है। जैसे ये पंक्तियां देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये प्रकृति चित्रण सहज है, बिल्कुल सरल स्वाभाविक है, जैसा महसूस किया उन्होंने वैसा लिखा है, उसको ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन पादपों के नाम गिनाना, उनकी फूल पत्तियां गिनाना, उनके फूल कब आते हैं, उनके फूल कैसे हैं, उनके फूलों में कितने वृंत है, इसमें खो जाना ये कहीं ना कहीं रचनाकार को जो है वो एक गलत दिशा की तरफ ले जाता है, नीरसता की तरफ ले जाता है। लोग उसको जो है उतना अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं करते, बोरिंग सा लगने लगता है वो वर्णन। क्लियर? तो प्रकृति चित्रण में काफी हद तक ये सफल हुए हैं। बस जहां जहां पर इन्होंने ज्यादा ही डूब के प्रकृति चित्रण करने की कोशिश की है वहां जरूर इनको असफलता हाथ लगी है, वहां नीरसता नजर आई है। एक नया और आधुनिक रूप जो है वो प्रस्तुत किया प्रकृति का, वो प्राणियों के दुख से दुखी है और उनके सुख से सुखी है। ये द्विवेदी काल की जो है प्रकृति चित्रण की अपनी एक विशेषता रही है। श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी के यहाँ पर भी ये विशेषता देखने को मिलती है। भाषा शैली कैसी है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली इसमें रचना करते हैं। उर्दू भाषा का खूब प्रभाव है इनकी रचना पर। भाषा काफी हद तक प्रौढ़ है मतलब मैच्योर लैंग्वेज यूज करते हैं और आकर्षक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुहावरे इत्यादि का प्रयोग वो करते हैं जहां पर उनको जरूरत पड़ती है। उर्दू, अरबी, फारसी का प्रभाव भी इनके यहाँ पर देखा जाता है भाषा में। नए और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, ऐसे शब्द जो उस समय कविता में नहीं प्रयुक्त किए जाते थे। रीजन ये था कि कविता की गरिमा कहीं खत्म ना हो जाए, ऐसा लोगों को लगता था। उस गरिमा को बचाने के लिए वो लोग आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उपाध्याय जी ने उन शब्दों का प्रयोग भी किया है जो आम बोलचाल के हैं, ज्यादा प्रयोग में नहीं लिए जाते थे, उन शब्दों का भी प्रयोग किया है और ये खड़ी बोली को स्थापित करने में एक अच्छा प्रयास था। संस्कृत के शब्दों की तो काफी ज्यादा अधिकता दिखाई देती है। कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है कि उनकी कविता हिंदी की कविता न होकर के संस्कृत की कविता है। यहाँ पर जो मैं एक लाइन कोट कर रहा हूँ, ये 1-2 लाइन है, इनको देखिए। ये आपको हिंदी की कविता जैसे नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा संस्कृत की कोई रचना पढ़ी जा रही। रूपोद्याम प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबान्न, तनवंगी कलहासिनी सुरसी का क्रीड़ा कलापुतली, शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी, श्री राधा भाषिणी है, मृदुभाषिणी मृगदयी माधुर्य की मूर्ति थी। ऐसे लगता है जैसे पूरी की पूरी रचना संस्कृत की है। तो तत्सम प्रधान शब्दावली का भी इन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव था, लेकिन फिर भी खड़ी बोली की तरफ ये प्रवृत्त हुए, ये अपने आप में एक विशिष्टता थी इनकी। एक और संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा का प्रयोग वो अपनी कविता लिखने के लिए करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरल और मुहावरेदार व्यावहारिक भाषा का प्रयोग भी करते हैं और इसका उदाहरण उन्होंने प्रिय प्रवास से दिया। इसके अतिरिक्त चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, चोखे का मतलब बढ़िया, अच्छे, ये लोक भाषा का शब्द है और चुभते भी लोक भाषा का ही शब्द है, जो सटीक वार करने वाले व्यंग्यात्मक युक्तियों को अपनाते हुए कोई बात कहने वाली चीज होती है, वो चुभती बात होती है, टांग खिंचाई करने वाली बात।
तो एक तरफ संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा का प्रयोग भी वो जानते हैं, भाषा पर अधिकार कितना है इनका, संस्कृत को भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरी तरफ वो जो है चौपदे इत्यादि की लिए आम बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, नहीं मिलते आंखों वाले, पड़ा अंधेरे से हैं पाला, कलेजा किसने कब थामा, देख छिलते दिल का छाला। ये आम बोलचाल की भाषा है जिसका प्रयोग वे करते हैं। ये चौपदों की भाषा है, आम बोलचाल, मुहावरेदार, लजीज भाषा, जिसको एक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है और उसको स्वीकार कर सकता है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग द्विवेदी जी करते हैं। काव्य शैली क्या थी? विविध काव्य शैलियों को उन्होंने ग्रहण किया। मुख्य रूप से उनके काव्य में संस्कृत की काव्य शैली पाई जाती है, जो प्रिय प्रवास में हम देखते हैं। रीतिकालीन आचार्यों के अलंकरण काव्य शैली, रीतिकालीन कवियों की शैली भी देखने को मिलती है, जो रस कलश में है, क्योंकि ये नायिका भेद का ग्रंथ है, रीति निरूपण ग्रंथ है। तो रीतिकालीन कवियों की शैली भी इनके साहित्य में देखने को मिलती है। आधुनिक युग की शैली भी इनके यहाँ पर देखने को मिलती है। वैदेही वनवास में कितने सर्गों में है वैदेही वनवास? याद करके बताना। 18। हाँ, 18। उर्दू की मुहावरेदार शैली का भी ये प्रयोग करते हैं। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे इनमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये 3-4 काव्य शैलियां हैं जिनका प्रयोग करते हैं। पौराणिक रूप से संस्कृत की जो काव्य शैली है उसका प्रयोग भी करते हैं, रीतिकालीन कवियों की काव्य शैली का प्रयोग भी करते हैं, आधुनिक युग की सरल हिंदी की शब्दावली वाली जो काव्य शैली है उसका प्रयोग भी करते हैं, जिसमें वो आधुनिकता लाते हैं, जिसमें वो आधुनिक संदर्भ, आधुनिक छंदों के साथ में बात करते हैं। उर्दू की शैली का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ पे वो